सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, बार बार लव यू पाकिस्तान कहने वाले ट्रंप ने अमेरिका तजारती मुआहिदा और ऑयल डील को लेकर एक तरफ तो मोदी की नींदें उड़ा रखी हैं, तो सोने पे सुहागा एक आलमी जरीदे ने रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें मोदी का मोदी का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। और उन्होंने बताया है कि कैसे पाकिस्तान ने राफेल तैयारों को 200 किलोमीटर दूर से निशाना बनाया और बनाकर अगर भारत का गुरूर मुकम्मल तौर पर खाक में मिला दिया। और जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की अचीवमेंट्स की, तो ईरान के सदर भी सब पाकिस्तान के दौरे पे हैं, जो कि एक तिजारती और दौरा भी होगा। उस पर मुख्तलिफ नौइयत के इस हवाले से एग्रीमेंट्स होंगे, उस पर भी हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन जो ट्रंप ने पाकिस्तान मसनूआत पे 19% टैरिफ आयद किया है, इसको मुल्क के जो मुख्तलिफ माशी तज्जिया निगार हैं वो इसको किस तरह से देखते हैं। एक शॉर्ट सा क्लिप है, उसके बाद आज हमें ज्वाइन किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन आज हमें ज्वाइन किया है असद उमर साहब ने, फॉर्मर फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर, सीनियर पॉलिटिशियन है, उनको हम अपने प्रोग्राम में ज़रा वेलकम कर लें। अस्सलाम वालेकुम असद उमर साहब। जी वालेकुम सलाम। असद उमर साहब, चूँकि ज़ाहिर है आप मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, आपकी इकॉनमी पर बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप भी है, इस हवाले से भी मैं आपसे बात करना चाहूँगी अदर दैन पॉलिटिक्स एज वेल। लेकिन एक छोटा सा क्लिप ज़रा मैं अपने नाजरीन के लिए भी चलाना चाहती हूँ कि मुख्तलिफ जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इस 19% टैरिफ आयद होने को किस तरह से देखते हैं। कोई ज़रा चला दीजिएगा। ट्रंप इंतज़ामिया की रिकग्निशन है कि पाकिस्तान से वो अच्छे ताल्लुकात इस वक्त हैं उनके, और उसी वजह से 19% पाकिस्तान का टैरिफ जो है वो दिया गया है, जो कि एक पॉजिटिव जो है सिग्नल है मेरे ख्याल में वाइट हाउस की तरफ से। हम बेहतर टैरिफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम 15 की रेंज में एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 15% आएगा। आफ्टर ऑल नेगोशिएशंस जो गवर्नमेंट ने हमारी मेहनत की है, आई मीन काफी ट्रिप्स लगाए हैं, पर एक मैक्रो स्टेबिलिटी है मुल्क में, उस पे कैपिटलाइज करना, ये सारी चीजों को ठीक करना जिसको पाकिस्तान में एक इन्वेस्टमेंट की एम्बियंस बना सके। आई थिंक 78 ईयर्स में ये इतनी चीजें जो हैं हम आहंग शायद कम हुई होंगी जितनी इस वक्त हमें दिखाई दे रही हैं। कि ये जो अब चेंज आ रहा है, आई होप कि हम डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली अब भी हमें मल्टीपल पार्टनर्स के साथ काम करना है। ये नहीं हो सकता कि हम खाली अमेरिका की तरफ टिल्ट कर जाएं। एक चीज जो है वो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप की चंद जो फेवरेट नेशंस हैं उसमें शामिल हो चुका है। असद उमर साहब, आबिद सुलैरी साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो जो अमेरिका की चंद फेवरेट नेशन है उसमें शामिल हो चुका है। प्लस एक 25% टैरिफ इंडिया पर और 19% टैरिफ पाकिस्तान पर। हाउ यू सी सर ऑल दिस? ये दुरुस्त है कि पिछले 2-3 माह के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आई हैं, और उन्होंने वाकई में पाकिस्तान की जितनी तारीफ की है वो कई दहाइयों से शायद किसी अमेरिकन सदर ने इतनी पाकिस्तान की तारीफ नहीं की जितनी वो करते रहे हैं। और ये एक मस्बत चीज़ है। जाहिर है अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स होती हैं उसकी सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका है, तो ये एक अहम तरीन मुल्क आप कह सकते हैं। लेकिन जो इसके अंदर अहम चीज़ है जिसको नोट करना ज़रूरी है वो ये है कि माजी के अंदर भी हम अमेरिका के बहुत करीब रह चुके हैं, लेकिन उसकी वजह से हमारी दुनिया अपनी खित्ते के अंदर और दुनिया की दूसरी ताकतों के साथ ताल्लुकात जो है उसके अंदर खराबी आई और पाकिस्तान को उसका नुकसान हुआ। अच्छी चीज़ जो अभी हो रही है उसमें 2 ममालिक खास तौर पे मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। अमेरिका ने हमला किया ईरान के ऊपर, सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने इसराइल को सपोर्ट किया, उन्होंने खुद अमेरिकन जेट्स ने डायरेक्ट और मिसाइल्स ने अटैक किया ईरान को। और अमेरिका के सदर पाकिस्तान के बारे में बड़ी अच्छी बातें भी कह रहे हैं, और वही ईरान के सदर अब पाकिस्तान भी आए हुए हैं, और ईरान के सदर ने कहा कि पाकिस्तान ने इजराइल के साथ जो उनकी जंग हुई उसके अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान ने मदद की ईरान की, वो सारी जिंदगी उसको नहीं भूलेंगे। तो ये एक बहुत ही खुशाइंद बात थी कि ऐसा नहीं है कि हमने अमेरिका को खुश कर दिया और ईरान को नाराज कर दिया। ईरान भी पाकिस्तान से मुतमईन नहीं बल्कि खुश नजर आया। इसी तरीके से जो दुनिया की 21वीं सदी की इस वक्त जो मुकाबला है वो मुकाबला इस सदी का है ही अमेरिका बमुकाबला चाइना।
और एक दुनिया की इस वक्त एग्जिस्टिंग सबसे बड़ी ताकत है, दूसरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन तमाम आदात व शुमार से लगता है कि शायद इस सदी के वस्त तक दुनिया की वो सबसे बड़ी ताकत बन जाए। तो और जो हमारी अहमियत है चीन की हमारे साथ रिश्ते के अंदर, वो किसी और मुल्क की नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि इसी दौर के अंदर चीन ने भी पाकिस्तान के बारे में अच्छी ख्यालात का इजहार किया है। अभी आर्मी चीफ जो है वो वांग यी जो फॉरेन मिनिस्टर है चाइना के, उनसे भी मिल के आए। तो अच्छी बात ये हो रही है इस दफा कि सिर्फ एक तरफ झुकाव नहीं है, बल्कि तमाम ममालिक जो हमारे साथ, जो हमारे लिए अहम है, जिनके साथ रिश्ता अच्छा रखना हमारे लिए अहम है, उन सब की तरफ से हमें इस वक्त पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बैलेंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो हमें नज़र आ रहा है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे। सर 19% टैरिफ, इसको अब ये भी कहा जा रहा है कि पहले 29% था, वो 19%। जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं या पाकिस्तान के लिए आपको क्या लगता है कि ये कितना बेहतरीन और भरपूर फ़ायदा उसका उठाया जाना चाहिए और क्या उठाया जा सकता है? अच्छा, ये जो 19% टैरिफ मिला है, ये भी आपने जो सुनाया था उसके अंदर भी एक साहब ने कहा कि उम्मीद थी कि 15% होगा। इसको मैं कहूँगा कि ठीक है, ये टैरिफ ये ना बहुत अच्छा है ना ये ख़राब है हमारे लिए। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि 19-20% जो है वो टैरिफ कंबोडिया को, वियतनाम को, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, सबको यही मिला है। तो वो ममालिक जिनके साथ हम मुकाबला करते हैं आलमी मंडियों के लिए, जो वो चीज़ें दरामद करते हैं जो पाकिस्तान दरामद करता है, वो उन चीज़ों के अंदर हमें तकरीबन बराबर टैरिफ का सामना करना पड़ेगा अमेरिका जब जाएंगे, सिवाय दो ममालिक जिनका भी जिक्र हो ज़रूरी है। एक तुर्की जिनको सिर्फ 15% टैरिफ मिल रहा है, और दूसरे जो है वो भारत जिसका 25% है। मेरी ज़ाती तज्जिया ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी दबाव डाल रहे हैं, वो को रशिया से थोड़ा सा डिस्टेंस कराना चाहते हैं इंडिया को, और वो ब्रिक्स के ऊपर भी उनकी एक नाराज़गी है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो एक तंजीम बनी थी अब वो बड़ी होती जा रही है, उन्होंने नाराज़गी का इजहार भी किया था ब्रिक्स से, तो वो उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर डाल रहे हैं। मेरी अगर आप ज़ाती तज्जिया पूछे तो शायद भारत भी ऐसे ही 19-20% पे आ जाए अगर मुज़ाकरात थोड़े से आगे बढ़े। तो ये कम से कम हमारे लिए कोई वहां से खराब खबर नहीं आई, लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी नई हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी नहीं आ रही कि जिससे बहुत हम समझें कि कोई बड़ी तब्दीली आई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ज़रा सर सियासत पर आ जाते हैं। पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फैसल वारिया साहब तो कहते हैं कि पीटीआई का अगला चेहरा जो होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एमक्यूएम पाकिस्तान जैसा होगा। लेकिन जो 9 मई के जो फैसले आए, 9 मई के नतीजे में कुछ हल्कों में ये भी कहा जा रहा है कि पीटीआई की लीडरशिप ने शायद इसको सीरियस लिया ही नहीं। इवन जो फैसल चौधरी साहब हैं वो भी ये बात कर रहे हैं। अब 5 अगस्त की उन्होंने एक कॉल भी दी हुई है। जो इस वक्त हाल पीटीआई का हो गया है उसमें कितना जिम्मेदार खुद पीटीआई की मौजूदा क़यादत की हिकमत अमली और उनके फैसलों को का देखते हैं आप? अच्छा, पहली बात तो ज़रा एमक्यूएम के साथ जो मुवाजना है उसको ज़रा सा देख लेते हैं। देखिए, एमक्यूएम का भी हालांकि वो एक नज़रियाती कुव्वत के तौर पर उभरी थी कराची की सियासत, और देखते देखते पूरे शहर के अंदर छा गई, लेकिन उसके आने के चंद ही साल बाद वो एक बहुत हद तक अल्ताफ हुसैन की शक्ल इख्तियार कर ली। उस मूवमेंट ने जो सपोर्ट था, जो वोट था, वो अल्ताफ हुसैन का था। अल्ताफ हुसैन 1992 में शायद 92-93 था, उसमें मुल्क से बाहर चले गए, और उसके बाद भी उसके कोई 25 साल के बाद भी कराची में अल्ताफ हुसैन के नाम पर वोट पड़ता रहा। इस वक्त तहरीक इंसाफ को अगर आप देखें, उनका वोट बैंक वो इमरान खान का वोट, वो तो पहले दिन से ही इमरान खान का वोट बैंक था, वो आज भी इमरान खान का वोट है। इमरान खान मुल्क के अंदर मौजूद है, तो वो उनका मुवाजना इस वक्त सर ये तो हो गया ना, वहाँ पे एमक्यूएम को अल्ताफ हुसैन के नाम पे पड़ता था, यहाँ पर पीटीआई को इमरान खान के नाम पे पड़ता है। इमरान खान इस पीटीआई और पीटीआई से इमरान खान। अगर इमरान खान सियासत छोड़ देंगे और 25 साल गुजर जाएंगे तो उसके बाद शायद वही हालत हो जाए जो एमक्यूएम की। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो है वो इमरान खान जो है वो इधर ही मौजूद है, तो ये मुवाजना जो है मेरी ख्याल में, मेरी जाती राय है, ये मुवाजना नहीं बनता। जो सूरत हाल है, देखिए ये भी जरा समझने की जरूरत है कि जिस वक्त हम कहते हैं तहरीक इंसाफ की कमजोरी जो है वो तंजीमी तौर पे आपको कमजोरी नजर आएगी। एक रियासती ताकत के तहत हजारों वर्कर्स हैं, हजारों, कम से कम मेरे हिसाब से कम 15,000 वर्कर जो है जेलों में जा चुके हैं, शायद ये नंबर 20,000 से भी ज्यादा है। इससे एक बहुत बड़ी तादाद है जो अपने घरों से भागे हैं, जिनके कारोबार खराब किए हैं,
तो आपको वो जमीन के ऊपर तो शायद वो सपोर्ट ना नजर आती हो, लेकिन जो अवाम में एक मकबूलियत होती है सियासी, किसी भी पार्टी की या सियासी लीडर की ताकत तो वही होती है, उसके पास तो असासा वही होता है कि क्या अवाम साथ है या अवाम साथ नहीं है। तो अगर आप उस लिहाज से देखें तो जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, शायद इतनी ताकतवर तरीके इंसाफ कभी भी नहीं थी जितनी आज है। 8 फरवरी 2024 को भी आपने वो ताकत देखी थी। तो मेरे ख्याल में बड़ी अगर आप तस्वीर देखेंगे उसमें ये जो टूट फूट हो रही है, इससे तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के बारे में कोई नतीजा अख्ज़ करना मेरे ख्याल में गलत होगा। चलिए, ये तो बात आप मौजूदा क़यादत की हिकमत अमली के हवाले से कह रहे हैं ना। आज अंसार अब्बासी ने भी लिखा है कि PTI के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ये समझते हैं कि शायद इमरान खान साहब ने भी जो पॉलिटिक्स की है वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड लाइनर रहे हैं, कहीं पे उन्होंने फ्लैक्सिबिलिटी शो नहीं की। और हमें याद है हुकूमत से निकलने के बाद डेफिनेटली आप भी उस वक्त साथ थे, असेंबली से निकल जाना, अपोजिशन बेंचेस पे ना बैठना, पंजाब असेंबली तोड़ देना, ये सारी चीज़ें कर देना, फिर बाकायदा तौर पे एक कैंपेन चलाना। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो अभी फील्ड मार्शल हैं ना बने, नाम लेना जलसों में, फिर सादिक मीर जाफ़र मीर सादिक, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने इतनी लाइंस क्रॉस की कि अब उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। क्या ऐसा है कि खान साहब की सियासत कहीं ना कहीं क्रिकेट मैच की तरह रही? देखिए, यहाँ तक तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दो राय मौजूद हैं जो फैसला साजी की गई। आपको पता है कि मैं उन लोगों में से हूँ जो पिछले 2.5 साल से ज़्यादा हो गया, मेरे ख्याल में बेहतर हिकमत अमली हो सकती थी। मेरे ख्याल में जो हिकमत अमली अपनाई गई वो ना इमरान खान के मुफाद में थी, ना वो पार्टी के या मुल्क के मुफाद के अंदर थी। तो यहाँ तक तो बात दुरुस्त है, ये राय है ज़ाहिर है की, और ये दो मुख्तलिफ राय पाई जाती है। ऐसे भी लोग हैं आपको पार्टी में, ज़्यादातर ऐसे लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि खान साहब का हर फैसला दुरुस्त था। तो यहाँ तक तो बात दुरुस्त है। इसमें सिर्फ एक चीज़ का मैं कहूँगा कि जिसका आपने जिक्र किया, बाकी तो जो आपने बातें की वो एक टकराव की सूरत हाल पैदा हुई, मीर जाफर मीर सादिक वाला वो सब कुछ हुआ। ये जो मैं सुनता हूँ बार बार के कुछ जनरल आसिम मुनीर को चीफ बनने से रोकने की कोई कोशिश की गई, मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ मैं बहुत करीबी था, मैंने कभी भी ये सुना, कभी भी ना मैंने सुना, ना ये कभी मीटिंग में डिस्कस हुआ कि कोई भी ऐसी बात हो रही है जिसमें कहा जाए कि भाई कोई भी शख्स, सिर्फ इनका नहीं, कि कोई भी शख्स वो ना बने या फलाना बने। एक अमूमी तौर पर ये बात की जाती थी और सब ये बात इत्तेफाक भी करते थे कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को सियासत से दूर ही रखा जाए तो बेहतर है। ठीक है, अब बहुत सारे मामला जो हैं वो शायद डिपेंड ये कर रहे हैं, या PTI भी इस ये सोचे बैठी है कि इमरान खान साहब के बच्चे आ जाएंगे तो तहरीक को एक नई रूह मिल जाएगी। इमरान खान साहब के बच्चे, कितना इमरान खान साहब ने उनको इन किया है, वो वापस आ सकते हैं, नहीं आ सकते, वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं और क्या उनको कोई रोल प्ले करने की इजाज़त दी जाएगी? पहले तो ये कि क्या आप उनको आता देख रहे हैं? ये आपकी बात दुरुस्त है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के वर्कर्स से अगर आप बात करें तो उनकी बहुत से वर्कर्स की इस वक्त उम्मीद की नज़रें जो हैं वो कासिम और सुलेमान की तरफ लगी हुई हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। मेरी ज़ाती राय ये रही है, और सुनने में यह है कि खान साहब का भी स्टेटमेंट आया है, लेकिन मेरी ज़ाती राय पहले दिन से यही थी कि वो मुल्क, क्योंकि उनकी बात नहीं हो सक रही है और अब तो बात हो गई है, लेकिन वो अपने वालिद से मिलने के लिए ज़रूर आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि वो कोई सियासी तहरीक का हिस्सा बनेंगे। अभी सुनने में आया कि खान साहब ने कहा है कि मेरे बेटे जो हैं वो मुझसे मिलने के लिए आएंगे, लेकिन तहरीक का वो हिस्सा नहीं बनेंगे। शायद उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को पिछली पेशी के अंदर ये कहा भी था कि अकेला बाप ही काफ़ी। एग्जैक्टली, ठीक है। मिसाक़ जमहूरियत, एक APCOE ज़रा कोई बता दीजिएगा, वक्त थोड़ा सा कम है। उस पर कहा गया कि मिसाक़ जमहूरियत, एक और मिसाक़ जमहूरियत की ज़रूरत है। क्या PTI मिसाक़ जमहूरियत के हक़ में है? क्या वो दूसरी पार्टीज़ के साथ बैठने को तैयार है? क्योंकि जब आप इमरान खान साहब के साथ होते थे तो आप लोग तो उनको ज़्यादा मुँह लगाना पसंद नहीं करते थे उस वक्त की अपोजिशन को। नहीं, खैर ये दुरुस्त नहीं है। मैं तो जब हमारी 3.5 साल हुकूमत थी, वो जो 3-4 लोग हमारे होते थे जो जब भी अपोजिशन के साथ बैठना होता था, और ये बेशक उस वक्त की अपोजिशन। सॉरी सर, मैंने आपको सबको वो कर दिया, मैं खान साहब की बात कर रही थी, वो तो हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते थे। अच्छा, अब मैं ये बताऊं कि ये जो बात है ना, इसके ऊपर शायद पिछले 1-1.5 साल के अंदर पाकिस्तान में किसी ने भी मेरे से ज्यादा बात नहीं की हुई है।
और मैंने इसके ऊपर मजमून लिखा, पाकिस्तान को एक नए मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है। मैं सियासी पार्टियों से जाके मिलता रहा हूँ, कम से कम 6-7 मुख्तलिफ बड़ी पार्टियों के लीडर्स के साथ मेरी मुलाकात हुई है। ज़रदारी ख़ानदान या शरीफ ख़ानदान नहीं, बट उसके अलावा सीनियर जो लोग हैं, पार्टी लीडर्स भी हैं, उनके साथ मेरी मुलाकात होती रही है। और उसमें मेरी तहरीक इंसाफ वालों से क्योंकि उससे दोस्ती है, तो वो कोई ऑफिशियल नहीं, लेकिन एक दोस्ती की तौर पे मेरे ख्याल में बहुत ही खुशाइंद। आज जब मैंने अखबार खोला और वो हेडिंग देखी तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। और ये याद रखिए कि ये मुतालबा है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा तहरीक इंसाफ है। वो 95% तो उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा तहरीक इंसाफ है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी खुशाइंद खबर है, पाकिस्तान को इसकी जरूरत है। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, आपके टाइम का। गुफ्तगू कर रहे थे फॉर्मर असद उमर साहब से। खुशाइंद करार दिया उन्होंने, कहा बहुत बड़ी को खुशखबरी ना सही लेकिन बुरी खबर भी नहीं है। 19% टैरिफ की और पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा सकता है। बाकी उन्होंने जो मिसाक़ जमहूरियत के हवाले से, तो हालात यही हैं। जो भी ज़रा एक विजडम वाला शख्स है वो यही देखता है कि आने वाले दिनों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करने का वाहिद रास्ता एक और मिसाक़ जमहूरियत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आप आते हैं, कुछ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। जी नज़ीर, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और कल हमने बड़ा एक नई चीज़ हमने देखी, हुज़ैफ़ा रहमान साहब जो कि मिनिस्टर है, उन्होंने एक और डील की और कुछ नए इंकशाफात किए। लेकिन बहरहाल इन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें शायद अब आगे चली गई हैं, लेकिन आगे होगा क्या? PTI क्या सोचे बैठी है, हुकूमत क्या सोचे बैठी है, क्या एक नया मिसाक़ जमहूरियत हो सकता है? गुफ्तगू करेंगे। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, PTI के लॉयर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। और इसी तरह हुज़ैफ़ा रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मिनिस्टर फॉर स्टेट और नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर डिवीज़न। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, क्विक मैं आपसे ज़रा इस बात का आगाज़ कर लेती हूँ, मिसाक़ जमहूरियत वाली ख़बर पे बाद में जाते हैं। ये जो आपने एक नया पेंडोरा बॉक्स तो नहीं कह सकते, एक इंकशाफ आपने किया है कि खान साहब वो जो इम्प्रेशन है ऑल ओवर कि खान साहब डील के लिए नहीं मान रहे हैं, वो डट के खड़ा है कप्तान। आप कहते हैं वो डट के नहीं खड़ा, उसने कहा मुझे आप UK भेज दें, मुझे आप फला जगह भेज दें, आपने कहा गल्फ भेज दें। ये कब हुआ सर? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। और फैसल चौधरी साहब भी माशाल्लाह प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो गुजारिश ये है कि मैंने चूँकि कल एक प्रोग्राम में इस गुफ्तगू का मैंने इंकशाफ किया, चूँकि आपके लिए इंकशाफ है, मैंने तो इजहार इसका किया, मालूमात अनफोल्ड की। चूँकि बार बार ये बात हो रही थी और बार बार कहा जा रहा था जी मैं हुकूमत से बात ही नहीं करना चाहता, मैं तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा, या ये मुझे NRO देना चाहते हैं। तो ज़ाहिर है हमारी हुकूमत का और एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा ज़र्फ़ है, उन्होंने बात नहीं की थी पिछले 8 महीने 1 साल के दौरान। अदरवाइज़ हमें उस वक्त की बात कर देनी चाहिए। तो मैंने फिर कुछ बातें सिर्फ ऐसे हवा में नहीं कर दी, मैंने कुछ फैक्ट्स सामने रखे थे। आपके प्रोग्राम में भी फैक्ट्स रख देता हूँ और उसकी ज़रा तरदीद 2 ही बंदे कर सकते हैं जिन लोगों के मैं नाम लूँगा इसमें। तो मैंने यही गुजारिश की थी कि बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के हवाले से हम पर शदीद दबाव रहा मगरबी ममालिक का। बरतानिया ने हमें कहा, बरतानिया के डिप्लोमेट्स जो है वो बानी तहरीक इंसाफ से 2 मरतबा जेल में मिले भी। अच्छा। और फिर उन्होंने आकर हमसे मुलाकात भी की, अस्करी कैद से भी मुलाकात की और उन्होंने यही मुतालबा रखा कि आप बानी तहरीक इंसाफ को हमारे हवाले कर दें। फिर अली अमीन गंडापुर साहब इस बात के गवाह हैं, उनकी मौजूदगी में जेल में एक मुलाकात हुई, उसके अंदर बाकायदा बानी तहरीक इंसाफ ने आमादगी जाहिर की, कहा ठीक है जी मुझे अगर ये केसेस ख़त्म होकर बरतानिया या यूरोप में किसी मुल्क भेजते हैं तो मैं तैयार हूँ। तो हमने कुछ वक्त मांगा फिर उसके लिए, और ये सारी बातें जो है रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। ज़ाहिर अगर कोई ऐसा मोड़ आएगा बानी तहरीक ये रिकॉर्ड हो रही थी जी, ये ज़ाहिर है कुछ चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर है अब रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कुछ चीज़ों का रिकॉर्ड तो रखना पड़ता है ना जी, ताकि दोनों फरीकैन एक दूसरे पे गलत बयानी ना करें। तो रिकॉर्ड के बाद हमने आते आप लोग हमें वो गुजारिश मुकम्मल कर लूँ जी। हमने फिर वो 2 दिन का टाइम मांगा और उसके बाद फिर जो है हमने कहा जी आप किसी गल्फ मुल्क चले जाएं, हम आपको गल्फ मुल्क भेज सकते हैं, ये हमने कहा फिर। और एक गल्फ मुल्क के हवाले से बानी तहरीक इंसाफ ने आमादगी भी जाहिर की, लेकिन 2 हफ्ते बाद उस गल्फ मुल्क में भी हाथ खड़े कर दिए। वो वजह ये बनी कि इन्हें जो है ब्रिटिश हाई कमिश्नर इनके पास जेल गई मिली और इन्हें कहा कि आप 9 मई पर माजरत करें, और ये कन्विंस हुए कि ठीक है जी मैं माजरत कर देता हूँ। और उसके बाद उन्होंने वही बात हमें आकर बता दी, उन्होंने कहा कि जी वो माजरत करने को तैयार है, अब आप नरम गोशा रखें, गलती की माजरत ही होती है ना जी। तो हमने कहा चले हम देखेंगे इसको। लेकिन अगले दिन जेल में इन्होंने जब सहाफियों से मुलाकात की,
ट्रायल के दौरान तो वहां इन्होंने कहा कि मैं क्यों माफी मांगू, ये मुझसे माफी मांगे। अच्छा, ये कब की बात है, मुझे जरा कोई बताएगा हुज़ैफा साहब? जी जी जी, मैं ये पिछले 7-8 महीने के दौरान आपको ये सारी चीजें अखबारात में छपती रही, तो आप उससे खुद रिलेट कर लें कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर कब मिली और बानी तहरीक इंसाफ ने ये जो बयान दिया था उन दिनों की बात है जब उन्होंने कहा था कि मैं क्यों 9 मई की माफी मांगू, ये मुझसे 9 मई की माफी। अब जरा रुकिएगा, मैं जरा इस पे जरा बात करूं फैसल चौधरी साहब से, फिर आपके पास आती हूँ। तो इसका बकिया हिस्सा जो है वो कुछ देर बाद हम सुनेंगे आपसे। फैसल चौधरी साहब, ये बहुत बड़ा इंकशाफ है, ये जो इम्प्रेशन कि डट के खड़ा है कप्तान और नहीं झुकेगा कप्तान और वो जो कल्लाई काफ़ियाँ और बाप ही काफ़ियाँ, तो ये तो कहानी मुख्तलिफ है। आपको कभी ये इम्प्रेशन मिला? आपकी तो बड़ी तवातुर के साथ मुलाकातें होती नहीं खान साहब से। हुज़ैफा रहमान साहब ने की जो कहानी है, मैं इसको पॉइंट ब्लैंक रिफ्यूट करता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ और मन घड़त करार देता हूँ। और आपको मैं चैलेंज देता हूँ कि अगर ये ब्रिटिश एम्बेसी से, क्योंकि ये वजीर भी हैं, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया हाई कमीशन के ऊपर, अगर वो हाई कमीशन से ये तस्दीक करवा दें, देखिए ना, यही हो सकता है कि आप तस्दीक करवाएंगे तो फिर मैं जो मर्जी आप मुझे कह दीजिएगा। भाई, कोई कहानी बनाते हैं जिसमें कोई वजन हो, जिसमें कोई बात हो। 6-7 महीने पहले आप कह रहे हैं हमने बात नहीं की, मुझे नहीं पता कि आपने किस किस वक्त कहाँ बात की है। आपने जनवरी 2025 में बात की, जिस दिन खान साहब कोटक में गए उस दिन आपने बात की और उन्होंने कहा जी आप बाहर चले जाएं और ये कर लें वो कर लें, ये सारी बातें आपने की। ये कहाँ आप कह रहे हैं? वो तो इमरान खान ने आज भी कहा कि मेरी डेड बॉडी आएगी, मैं डील नहीं करूंगा। इमरान खान आज एग्री करें, बनी गाला जाने के लिए तो एग्री नहीं किए, वो मेरे सामने की बात है, ऑफर आई थी। नहीं, आप किसने ऑफर की थी कि आप बनी गाला चले जाएं? देखिए, ये एपेक्स कमेटी के बाद मीटिंग हुई थी अली अमीन की और बैरिस्टर गौहर की। जनवरी 2025 की बात है। उसमें अली अमीन ने उनको ये कहा कि सर, जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं कि आप बनीगाला शिफ्ट कर दें। और उन्होंने कहा ठीक है, आप बात कर लें। इमरान खान साहब ने वहाँ पे, मैं भी था, मुझसे भी पूछा और मेरे सामने ये बात हुई, तो मुझे उन्होंने कहा जी कि ठीक है, आप कहते हैं कि आप जाना। मैंने कहा जी बिल्कुल जाना चाहिए, मेरी अपनी वजूहात अपनी राय थी, लेकिन खान साहब ने कहा कि नहीं, पहले जो दूसरे लोग हैं उनको रहा करें तो फिर ये बात करेंगे अभी, और मेरे केसेस वैसे जो हैं वो तो अदालत से ही फारूक होने चाहिए। तो ये बातें जो है ना, ये कोई इंकशाफ नहीं है, ये एक लेकिन फैसल चौधरी साहब, एक बात वो ये कह रहे हैं कि ये सारी कुछ रिकॉर्ड पर है और ये सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं है। आप आपके शोबे कल रख लें, लाइव कर लें रिकॉर्ड। अच्छा, हुज़ैफा रहमान साहब, आपके पास फर्दर कुछ है अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए? जी, मैंने बड़ा तहम्मुल से सुना फैसल चौधरी साहब को। तो मैं, चूंकि फैसल चौधरी साहब ने इतनी जिम्मेदारी से बात कर रहे थे, काश मैं ये बात कभी ना करता, लेकिन काश फैसल चौधरी साहब इस कैपेसिटी में हो कि तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल नुमाइंदगी कर सकें, या तहरीक इंसाफ इनकी सब बातों को ओन या डिसोन कर सके। मेरे भाई हैं, बहुत काबिल आदमी हैं, लेकिन इनकी अपनी गुफ्तगू के हवाले से बहुत सारी इनकी बातों से तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप कहती है कि हम इसे डिसोन करते हैं। ही इज नॉट पार्ट ऑफ द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बानी तहरीक इंसाफ के वकील जरूर हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी इन्होंने जो बात की, इन्होंने कहा मैं रिफ्यूज करता हूँ, रिवर्ट करता हूँ, तो ये मेरे भाई हैं। ये अभी यहाँ से उठने के बाद तहरीक इंसाफ तो इन कामों की माहिर है ना, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो पीटीआई के, उस पर लगाए ना कि जी ब्रिटिश हाई कमिश्नर या इसको इंडोर्स करें या इसका रिबटल दें, इन्हें पता चल जाएगा। देखिए, मैं मुकम्मल कर लूँ बात। देखिए चौधरी साहब, मैंने आपकी बात नहीं की, मैं बात मुकम्मल कर लूँ, फिर आप जो मर्जी। आपने गुफ्तगू का आगाज इंतहाई सख्त किया, रिबर्ट, और मैं ये कर रहा हूँ, मुझे बात मुकम्मल जी। अच्छा, मुझे बात मुकम्मल करने दें। मैं असल में मैं ये बता रहा हूँ कि आप जिस कैपेसिटी में भी कर रहे हैं, आप तहरीक इंसाफ की किसी कोर फैसले में शरीक नहीं होते। ना अली अमीन गंडापुर साहब रात की तनाइयों में जब बारी तहरीक इंसाफ जाकर मिले, आप उसमें मौजूद नहीं थे। इवन के अली अमीन गंडापुर साहब, जो कुछ आपने कहा है, अगर अली अमीन गंडापुर साहब इसे एंडोर्स कर दें कि मुझे फौज ने कहा और मैंने जाके बानी तहरीक इंसाफ की बात बताई। देखिए फैसल चौधरी साहब, आप बहुत एक बड़े सियासी खानदान से हैं, बड़े सियासी खानदान के खानवादी हैं, लेकिन इस वक्त बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ की किसी फैसला साजी में आप शरीक नहीं है। हुकूमत जितनी दफा भी तहरीक इंसाफ से मिली है, जेल में फैसला साजी में शरीक नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है ना कि इनकी मुलाकातें होती हैं खान साहब से। हाँ, नहीं, मुझे बात मुकम्मल करने दें, क्योंकि आप लोग शायद आपस में लगे, मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दें, ताकि फिर उसके बाद जी मेरे भाई फैसल साहब भी जवाब इनका दे देंगे। तो मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा कि कोई किसी का कद बड़ा या छोटा करना, मैं इसलिए कह रहा हूं
कि जो बातें मैं कर रहा हूं ये तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान जानते हैं। इस बात की तरदीद अलीमन गंडापुर कर सकते हैं, इस बात की तरदीद ब्रिटिश हाई कमिश्नर कर सकती हैं, इस बात की तरदीद डायरेक्टली इमरान खान साहब कर सकते हैं। फैसल चौधरी साहब बहुत काबिल आदमी है, लेकिन वो तो सारी चीज का हिस्सा ही नहीं है। वो हिस्सा नहीं, कहते मैं फलां मौजूद था, मैं फलां जगह मौजूद था। इससे क्या मेरे भाई, अगर आप इतना ज्यादा रेलिवेंट है, पहले फवाद चौधरी साहब को तो बजाबत दोबारा शामिल करा दें पीटीआई के अंदर। अर्ज करने का मकसद ये कि सब वो बातें हैं जो कि अली अमीन गंडापुर, इमरान खान साहब और हमारे दरमियान है, और इसके हमारे पास एविडेंस के इल्जामात ब्रिटिश हाई कमीशन पे, ये है आज की लीड। सर वो आप इसको इल्जामात कह रहे हैं ना, वो तो इल्जामात कह ही नहीं रहे। बात बताइए कि हमें तो बार-बार उन्होंने कहा कि इनको रिहा कर दें, और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, मिनिस्टर हैं कोई। मैं तो बार-बार कह रहा हूं कि हमें बानी तहरीक इंसाफ की बेगम साहिबा ने, मीटिंग का हिस्सा थे, बानी तहरीक इंसाफ की बेगम साहिबा ने और बानी तहरीक इंसाफ के बेटों ने, बानी तहरीक इंसाफ की बेगम साहिबा और बानी तहरीक इंसाफ के बेटों ने बरतानिया में इतनी लॉबी की कि बरतानवी डिप्लोमेट बार बार हमें कहती रही कि इन्हें रिहा करें। हम तो बात कह रहे हैं। अब जब हमने बरतानिया की बात नहीं मानी तो अब अमेरिका के पास चले गए। मैं तो बात कह रहा हूं, मैं तो कह नहीं रहा कि भैया आप मेरी बात को 19-20 बना दें। तो मैं सर तो कह रहा हूं कि उनकी लॉबिंग के नतीजे में तो आपने फिर आज फोन पे भी बात करा दी ना। नादिया, मैं 19-20 नहीं बना रहा, मैं तो 0 कर रहा हूं, है ही नहीं ऐसी बात। लेकिन सर वो एक मिनिस्टर हैं, बड़ी जिम्मेदारी से मैंने एक बात नहीं, लेकिन मैंने बात कर दी। इस बात पे आपस में बहस के बजाय आगे चले, क्योंकि मैंने अपनी बात कर दी। मामला बेसिकली अब चले, आप मान रहे नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं, वो अपनी जगह पे कायम है, तो ठीक है। मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़ देते हैं और वक्त इन चीज़ों को साबित कर देगा। प्लस एक ज़ाहिर है अगर वो हुज़ैफा साहब ये बात कर रहे हैं तो लेट्स सी। लेकिन ब्रिटिश हाई कमीशन से ये तस्दीक लेके हुज़ैफा साहब आपको देंगे और मैं और आप दोनों बैठेंगे। चलो ठीक है, मैं क्यों करूं? डील जो कहता है कि वो उसने देना होता है कि जो हुज़ैफा साहब ने इल्जामात लगाए ब्रिटिश हाई कमिश्नर पे। अच्छा, अब एक चीज़ हुज़ैफा साहब, ये सारी जो बातें आपने अब यहाँ पर कर दी हैं तो ठीक है, लेकिन इसे एक चीज तो साबित हो गई कि इमरान खान ने कोई एनआरओ नहीं लिया, कोई डील नहीं की। नहीं, एनआरओ ये दो डिफरेंट बातें हैं। अच्छा, आप कहिए बानी तहरीक इंसाफ ने एनआरओ नहीं लिया। मेरा नुक्ते नजर ये है कि उन्होंने एनआरओ बार बार लेने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी शराइत पे लेना चाहते थे। वो एनआरओ का ड्राफ्ट खुद तैयार करना चाहते थे। हमने उन्हें कहा कि जब आप किसी से कुछ ले रहे होते हैं तो फिर आपका हाथ यूं होता है, यूं नहीं होता। चलें, बिल्कुल एनआरओ की उन्होंने बार बार कोशिश की, लेकिन एनआरओ उनको उस टर्म्स एंड कंडीशन में मिल नहीं सका। आज भी वो एनआरओ की कोशिश कर रहे हैं। उनका बेटा कह रहे हैं आज कोई ऑफर है उनके लिए? कोई नहीं, लेट मी कंप्लीट। अगर उनका बेटा आज ये बात कह रहे हैं कि मेरे वालिद की रिहाई में अगर कोई फर्क डाल सकते तो डोनाल्ड ट्रंप है, तो ये भी एनआरओ की किस्म है। अगर वो अमेरिका जाकर रिचर्ड ग्रेनल से मीटिंग कर रहे हैं, ये भी एनआरओ की किस्म है। वो वाजे कह रहे हैं कि हाउस ऑफ कांग्रेस और हाउस ऑफ सेनेट के लोगों को कह रहे हैं कि आप डोनाल्ड ट्रंप से बात करें, ये एनआरओ की किस्म है। ये मुदाखलत है, जिस मुदाखलत को आप कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, आज आप उसी मुदाखलत को मदऊ कर रहे हैं। एग्जैक्टली मुदाखलत तो है फैसल साहब, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते, मुदाखलत तो है। वो क्या हम आपके गुलाम हैं? तो अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट कह देंगे कि इमरान खान को रिहा करो या वो इंटरवीन करेंगे तो खान साहब की रिहाई हो जाएगी, लेकिन वो मुदाखलत नहीं होगी, वो इंटरफेरेंस नहीं होगी, उसमें गुलामी नहीं होगी। ये तो है ना, फंडामेंटल राइट्स की बात होगी, ह्यूमन राइट्स की बात होगी वो फिर। जी फैसल का। अच्छा, इन तमाम बातों को सीरियस लेके बात भी करनी है? मजाक था कर रहे हैं। हुज़ैफा साहब ने रात को कोई ख्वाब देखा होगा तो नहीं, इन बातों को छोड़ देना, लेकिन इसमें तो हकीकत है ना कि वही अमेरिका कैंपेन चलाई है आप लोगों ने। शहबाज शरीफ अमेरिका की मुदाखलत नामंजूर, हम कोई गुलाम हैं, एब्सोल्युटली नॉट। पूरी कैंपेन चलाई है खान साहब ने। भाई नादिया, आपने मुझे मेरी बात नहीं सुनी ना। हम तो ये बात मान रहे हैं। अमेरिका से फोन आता ना, अमेरिका से फोन आया तो शहबाज शरीफ अडयाले के बाहर अपनी कैबिनेट में ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे होंगे कि जल्दी कटो। तो अमेरिका से फोन क्यों आए? नहीं, हम अपनी गाड़ी भी दे देंगे फैसल चौधरी साहब। आप सिर्फ ये मान लें कि हमने अमेरिका से एनआरओ मांगा है, डोनाल्ड ट्रंप हमें तहरीरी कह दे, हम अपनी गाड़ी भी देंगे बानी तहरीक इंसाफ को, और हुक्म करें। आप मान रहे हैं ना ये बात तो, कि आप पाकिस्तान में सियासी मुदाखलत चाहते हैं अमेरिका की? पता है ना कि आप किसके गुलाम है सर। आपसे मतलब आपकी हुकूमत, हमें तो इसका मतलब है आप भी उन्हीं के गुलाम थे, इसीलिए आप इक़्तिदार से बेदखल हो गए थे। सर देखिए, हमारे ऊपर तो आपने जो काम कर दिया हुआ है पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। जो आपने किया है कि जी जिस तरह से आपने पीटीआई को उखाड़ा है, बखेरा है, तोड़ा है, मारा है, उसके बाद भी खत्म नहीं हुई। हालात तो ये हैं कि आप उनके बेटों ने आने का ऐलान किया तो आपकी वजीरों की टांगे कांपने शुरू हो गई।
और भाई वो आएंगे, मुलाकात करके चले जाएंगे। तो हमने उन्हें कहा है कि आप आ जाए पाकिस्तान। हाँ आए, नहीं तो आपके इंटीरियर मिनिस्टर तो दोनों कह रहे हैं हमारे पास तो है नहीं, तो वीजा देते हम लेके आते हैं। नहीं, उनका नाइकॉप है, वीजे की जरूरत ही नहीं है, उनका नाइकॉप है, नाइकॉप इज लाइक आईडी कार्ड, वो आ सकते हैं जी। नहीं, उन्होंने आज उसकी तस्दीक की है कि एक का नाइकॉप हो गया है और दूसरे का पता नहीं एक्सपायर्ड है क्या है, तो उन्होंने वीजे के लिए अप्लाई किया है। तो आप जल्दी से बनवा दें परमानेंट अपना, इसकी तो फीस होती है, एक दिन में बन जाता है शनाख्ती कार्ड। नहीं, हमने उन्हें नाइकॉप जारी भी करेंगे, वो जिस दिन आना चाहें। अरे उन्होंने आपका एतराज हमें तब बनता है अप्लाई किया हुआ है कि वो टिकट कराएं और हम उन्हें पाकिस्तान में आने न दे रहे हो, तब हम पे एतराज करें। इंतजार है इंटीरियर मिनिस्ट्री से। अच्छा फैसल चौधरी साहब, देखिए छोड़ें इन सारी बातों को, ये बात तो तय है ना कि इमरान खान जब इक़्तिदार से निकले तो उन्होंने पूरी एक कैंपेन चलाई, एंटी अमेरिकन कैंपेन चलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अमेरिका की मुदाखलत नामंजूर है, एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई ग़ुलाम है, ये सब तो किया था ना। तो आज भी ये मुदाखलत नहीं होगी अगर ट्रंप कॉल करते हैं या ट्रंप कहलवाते हैं, या जिस तरह से उनके बच्चे कह रहे हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट उनको निकलवा सकते हैं, ये मुदाखलत नहीं है। वो ये भी कहते हैं ना कि पाकिस्तान के इदारे इंसाफ नहीं कर रहे, पाकिस्तान के इदारों में इमरान खान के रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा, डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को पाकिस्तान में इदारे जो है वो ऑनर नहीं कर रहे। 2021 में यही कुछ हो रहा था, ह्यूमन राइट्स जो है वो 2021 में भी यही हो रहा था। ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल होते हैं, ये आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज कर दूं, ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल फिनोमेना है। 2021 में भी ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल फिनोमेना था, 2021 में भी आप मुखालफीन को जो है अब थोड़ी सी अच्छी बातें करने की कोशिश कर लेते हैं। कल एक ईपीसी हुई है, उसमें मिसाक़ जमहूरियत की ज़रूरत पर जोर दिया है, और ये वही मिसाक़ जमहूरियत है जो पीपल्स पार्टी और PMLN कर चुकी है 2007 में मेरा ख्याल है। तो ज़फ़र साहब, हुकूमत कोई अच्छा इन्होंने कदम आगे बढ़ाया है, हुकूमत 2 कदम आगे बढ़ाने का इरादा रखती है, मिलाएं, बैठें, बात करें, मिसाक़ जमहूरियत करें। देखिए जी, हमने तो बार बार इनकी हर मुस्बत कोशिश को जो है इनकरेज किया, और मुस्बत बात नहीं भी थी तब भी इनकरेज किया। अब मैं उस दिन असम्बली में मौजूद था जब इनके बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की, तो वज़ीर आज़म ने उसको फौरी एंडोर्स किया, हम सब लोग ने उसको एंडोर्स किया, लेकिन फिर बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई नई बात सामने आ गई। अक्सर औकात फैसल चौधरी साहब ये बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ की नाकामी की वजह ये है कि असल जो सियासी लोग हैं वो कहीं नहीं है। पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये हुआ है, इट्स नॉट अबाउट ओनली। मैं इस बात तो मुकम्मल कर लूँ ना जी, बात आप चूंकि जूम पे हैं, अगर आप भी बात मैं मुकम्मल करूँ फिर क्रॉस क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। तो मैं बात वही आगे बढ़ा रहा हूँ कि हम इसको भी मुस्बत लेते हैं और इस कोशिश को हम चाहेंगे कि मजीद आगे बढ़े, लेकिन मसला ये है कि चूंकि तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है, वही लीड कर रही है, इस वक्त तहरीक इंसाफ में कोई सियासी फैसले लेने वाले लोग मौजूद नहीं है। ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, जिनका कोई सियासी तजर्बा नहीं है, कोई सियासी फहम फरासत नहीं है। इसीलिए एज ऑफ टुडे बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई या उनके कुछ सियासी इस मसले का हल निकालने के हवाले से कोई पेशरफ्त भी नहीं हो सकी। तो मसला ये है कि आज भी अगर ये कोई इस तरह की कोशिश करते हैं, हमारे साथ बैठना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट से बाहर, हम उसके बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो इस्तेहकाम जो है वो बिल्कुल ठीक है, हमारे फायदे में है। बिल्कुल ठीक है। फैसल चौधरी साहब, जरा कोई आपसे मैं सवाल करना चाह रही हूँ। अलीमा खानम साहिबा की जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा 2-3 बातें कि अगर KP में ऑपरेशन नहीं रुकवा सकते तो अली अमीन गंडापुर इस्तीफा दे दें। दूसरा उन्होंने कहा कि जो अब डीसीट हो रहे हैं, डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, वहाँ पर PTI अपने उम्मीदवार खड़ी नहीं करेगी क्योंकि ये गलत तरीके से हो रहे हैं। तो ये अगर इमरान खान के ये फैसले हैं, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, अभी ये सियासत का वक्त ही नहीं है इमरान खान साहब इलेक्शनों का, और अलीमा बीबी को तो उन्होंने कहा कि सियासत पे बात ही ना किया करें, वो भी एक आज है। बाकी मैं ये जो गुफ्तगू है ये तो इररेलेवेंट है आज के दौर में। ये सियासत इलेक्शनों की ये कुछ भी नहीं है। गुजारिश ये है कि ये बिल्कुल खान साहब की बात दुरुस्त है, जिस तरह से उनको डीसीट किया जा रहा है वो तो बिल्कुल ही गलत है। कन्विक्शंस भी 9 मई की जो है वो की इस तरह से की जा रही हैं, लेकिन अपनी पार्टी को भी तो कोई ना संजीदगी से लड़े, अपने केसेस को तो संजीदगी लेना। मैं खुद लर्न भी करना चाह रहा हूँ। फैसल चौधरी साहब, एक सवाल है, सप्लीमेंट्री सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। आप बहुत माशाल्लाह सीनियर कानूनदान है, इसका वैसे क्या फेट होगा इस जजमेंट का? ये क्या हाई कोर्ट जाएंगी, सस्पेंड होगी,
इलेक्शन कमीशन को कैसे रोकेंगे इलेक्शन शेड्यूल वगैरह के हवाले से जरा ये हम सबकी रहनुमाई भी जरा फरमा दें थोड़ी सी। वैसे मैं मालूमात आर्टिकल 63(2) है जी जो इसको डील करता है, और उसमें स्पीकर को रेफरेंस भेजना होता है। 90 डेज का टाइम होता है, और 90 डेज का टाइम इसलिए दिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो इलेक्टेड लोग हैं उनको डी-सीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को आप सजा दे देते हैं। और जो इसकी अपील जानी है उसके साथ जो है कन्विक्शन को सस्पेंड करने की जो है वो बात वो भी जाएगी। तो अगर फॉर एग्जांपल ये हो गया तो ये बातें, और जो इलेक्शन जो है वो इमरान खान साहब आज भी हैंड डाउन जीत जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब आपका भी, हुज़ैफर रहमान साहब आपका भी। प्रोग्राम से दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।